नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के सारांश के बारे में और जो संबंधित हो गया विज्ञान से। और विज्ञान जो कह ले तो क्लास 6 का विज्ञान होगा, जिसमें हम अध्याय 8 को देखने वाले हैं, जो कि बेहद ही अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट को ही सिर्फ हम देखेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होता है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी या फिर एसएससी या टीटी या फिर सीटेट या फिर बीपीएससी, टीआरई या फिर रेलवे या फिर चाहे भी जो भी ऑल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे जुड़ी मुख्य शब्द के बारे में जाने तो मेरुदंड कहलाता है इसका मुख्य शब्द। उसके बाद देख सकते हैं कंदुक खलिका संधि कहा जाता है। इसके क्या कहते हैं, ये क्या होता है समझेंगे। सूंक कहा जाता है, सूक सूक कहा जाता है। उपस्थित देख सकते हैं, उपास्थि कहा जाता है, उपास्थि। गुहिका, अचल संधि, जंतुओं का जाल देख सकते हैं, हिंज संधि किसे कहते हैं, पेशी किसे कहते हैं, वाह्य कंकाल किसे कहते हैं, श्रेणी देख सकते हैं, श्रेणी अस्थिया किसे कहते हैं, और उसके बाद धुराग्र संधि किसे कहते हैं, पसली पिंजर किसे कहते हैं, कंधे की अस्थियां में किस प्रकार की हड्डी होती हैं, किस प्रकार की अस्थियां होती है जानेंगे। कंकाल किसे कहते हैं और धारा रेखीय या धारा रेखीय किसे कहते हैं, इसी सभी जानकारी को समझेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। यहाँ से सबसे पहला आपके स्क्रीन पे फैक्ट निकल के आएगा, कहता है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि आपके शरीर में धुराग्र संधि कहाँ है। तो ये देख सकते हैं, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं, तो धुराग्र संधि कहते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है, यहाँ देख सकते हैं आप इस फिगर में, धुराग्र संधि इसे कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, सिर आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद धुराग्र संधि आप जान सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हिंज संधि, यहाँ पर कहा गया है कि हिंज संधि किसे कहते हैं। कि घर के किसी दरवाजे के बारे में, आप दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए, इसमें क्या होता है, तो कब्जे लगे होते हैं, कब्जा जिसको बोलते हैं, इधर से उधर घूमते रहता है ना, कि किवाड़ वगैरह, उस चीज को कहते हैं कि कब्जा। ठीक है, वो हिंज संधि के रूप में जाने जाते हैं। अब हिंज संधि किस प्रकार से होते हैं, तो आपके घुटने का जो हड्डी होता है या फिर केहूनी का जो हड्डी होता है, तो वह आपका एक प्रकार से हिंज संधि के उदाहरण है। यहाँ देख सकते हैं हिंज संधि जैसे द्वारा की गति की दिशा, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से आप गति करते हैं तो निश्चित रूप से यह हिंज संधि के रूप में जाने जाते हैं। इसमें कि आप देख सकते हैं कि केहूनी में भी हिंज या फिर हिंज मतलब आप समझ लें नॉर्मल शब्द में, तो कब्जा कहते हैं हिंज को। केहूनी में हिंज संधि होता है, जिससे केवल आगे पीछे एक दशा में ही गति करता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी संधि, श्रेणी अस्थि इस तरीके के अस्थि को कहा जाता है। और उसके बाद देखिए कंदुक खलिका संधि, आपके जो जांग और जो कमर का जो हड्डी होता है, जांग से कमर का जुड़ाव वाला जो हड्डी होता है, पैर से जो मतलब पैर से जांग मतलब कमर को जो जुड़ाव वाला जो हड्डी होता है, उसे कहते हैं कंदुक खलिका संधि। इस तरीके से बॉल वाला जो होता है ना, उसको जांग की अस्थि के द्वारा जुड़े होते हैं। देख सकते हैं कंदुक खलिका संधि के बारे में यह फिगर दर्शाया गया है, समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। यह वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो। बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है ये जानकारी भी आपके लिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम विज्ञान सारांश की जो पीडीएफ है वो उपलब्ध करा रहे हैं मात्र 21 रुपए में। आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे, या पेमेंट करने बाद आपका नाम, मेरा देख सकते हैं मेरा नाम आएगा आपका अभिषेक कुमार, चेक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा 6ठी क्लास का, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अचल संधि। अचल संधि किसे कहते हैं, अचल संधि के बारे में जाने तो हमारे सिर के अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न होती है जिनकी चर्चा हमने अब तक कर ली है या फिर समझ ली है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं पाती, मतलब यह जो संधियां है यह हिल नहीं पाती, मतलब हिलती नहीं है, मतलब अचल रहती है, मतलब एक तरीके से फिक्स संधि जिसको बोलते हैं फिक्स जुड़ाव। तो इस प्रकार से होते हैं, आप समझ रहे होंगे कि आपका नीचे वाला जबड़ा आपका हिलता होगा, लेकिन आप कभी सोचे ऊपर वाला जबड़ा को हिला करके देखिए हिल रहा है क्या, तो यह एक अचल संधि के द्वारा जुड़े होते हैं।
ये मजेदार बातें हैं, निश्चित रूप से आप उसको समझने वाले मजे लेते हुए समझते चलते हैं, समझते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ देख सकते हैं जबड़े एवं कपाल के जो मध्य होते हैं वह संधि आपका अचल संधि के रूप में जाना जाता है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल जो होता है यह अचल संधि के द्वारा जुड़ा होता है, मैंने पहले बता दिया। इसका देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के रूप में निकल के आता है कि पसलियां, पसलियां विशेष रूप से मुड़ी होती है। क्या होती है पसलियां? विशेष रूप से क्या होती है तो मुड़ी होती है। ये जो होता है ना छाती, आप लोग का जो सीना होता है उसमें देखें तो ये जो हमारा सीना होता है इसमें जो मुड़ी हुई जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं पसलियां, ध्यान रखेंगे। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना बनाती है। ये जो होती है तो क्या होता है तो वक्ष यानी ये इसको बोलते हैं वक्ष, और मेरुदंड इसके पीछे रीढ़ की हड्डी, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उन सभी से जुड़ी होती है और एक शंकु रूपी एक बक्से यानी पसली पिंजर के रूप में आप जानते हैं इसको। पसली पिंजर किसे कहते हैं? तो जब पसली क्या होता है, पसली क्या होता है तो मेरुदंड, मेरुदंड और जो है कि ये आपका जो वक्ष है, वक्ष का जो अस्थि है उससे जुड़कर जो बक्सा बनाता है शंकुनुमा, उसे बोलते हैं पसली पिंजर कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसमें देखें तो ये 12 पसलियां होती है। हमारे सीना में जो ये हड्डी होता है ना छोटा छोटा, इस तरीके से खांचा खांचा बना होता है, आप छू करके देखिएगा आपको पता चलेगा कि ये 12 हड्डी होती है। आप गिन करके देखिएगा भी तो पता चल जाएगा, ऊपर से भी ऐसे हाथ उंगली को गरा गरा करके देखिएगा ना तो पता चल जाएगा आपके जो पसलियां होती है वो 12 होती है वक्ष में। उसके बाद देखिए तो आपकी कलाई लचीली होती है। यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट के रूप में निकल के आता है कि आपकी जो कलाई है, कलाई है वह लचीली होती है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियां से बनी होती है जिन्हें क्या बोलते हैं कार्पेल कहते हैं। आप पूछा जा सकता है कि कलाई की हड्डी को क्या कहा जाता है तो इसे कार्पेल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, समझ ले इस बात को, ध्यान रखेंगे। कंधे की हड्डी देख सकते हैं, आपके कंधे की हड्डी किस प्रकार से होती है। ये जो कंधे की हड्डी है जिसको पोखरा भी बोलते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, गांव घर में बोलते हैं इसको पोखरा भी बोलते हैं। ये चौड़ा वाला होता है ना पीछे, पिट्ठी के पीछे देख सकते हैं आप, इसके कंधे की हड्डी बोलते हैं। यह संरचना श्रेणी अस्थिया के अंतर्गत आते हैं। पूछा जा सकता है आपकी कि भाई साहब ये बताइए कि आपके जो कंधे की हड्डियां है उसकी संरचना किस प्रकार की है, तो आप बताएंगे यह श्रेणी क्रम की श्रेणी अस्थियां से संरचना है, श्रेणी अस्थियां के रूप में इसकी संरचना है। यह बॉक्स देख सकते हैं, यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यानी कि यह जो पोखरा है आपका, जो मतलब कंधे की जो हड्डी है वह क्या करता है तो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे देख सकते हैं, यह कूल्हे वाला हिस्सा है। यह क्या है तो कूल्हे वाला हिस्सा है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये जो कंधा है ना ये कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप क्या करते हैं तो बैठ सकते हैं, जिसके सहारे क्या करते हैं तो आप बैठ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और इसी संबंधित जानकारी यहाँ पर मेरुदंड के बारे में बताया गया है, इंपोर्टेंट है भाई साहब, ध्यान देंगे। मेरुदंड, मेरुदंड है क्या है तो मेरुदंड क्या है तो यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है। यह कितने अस्थियों से बना हुआ है तो 35 छोटे छोटे कशेरुकाओं से बनी होती है। इसे कशेरुकाओं कहते हैं, देख सकते हैं कशेरुका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं तो कशेरुका कहते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट है, ये जो छोटे छोटे पार्ट है, ये 33 छोटे छोटे पार्ट होते हैं सभी व्यक्ति में, जो रीढ़ की हड्डी होते हैं उसमें यह क्या होता है बना होता है। तो पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र कि इन अस्थियों के साथ जुड़ा होता है। यानी जो पसली पिंजर है वह जो है कि वक्ष जो क्षेत्र होते हैं यानी छाती के जो अगला भला भाग जो होता है उनसे यह जो है कि रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी अस्थियां के बारे में बताया गया है। इस प्रकार की जो अस्थियां होती है एक दूसरे से, जब कोई भी हड्डी जब एक दूसरे से जुड़ करके बना रहता है तो उसको श्रेणी अस्थियां के रूप में दिखाया जाता है। ये मेरुदंड है या रीढ़ की हड्डी की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कहा जाता है कि कंकाल। कंकाल से क्या कहा जाता है तो कंकाल के रूप में यहाँ पर समझाया गया है कि कंकाल का कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो इस प्रकार से है कि हड्डियों जितने कठोर नहीं होती है उन्हें जिन्हें मोड़ा जा सकता है। यानी कि जो हड्डी कठोर नहीं होती है और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें क्या कहलाता है तो वो कहलाता है आपका उपास्थि कहलाता है, अस्थि कहलाता है एक
अस्थि जो नॉर्मल हड्डी होती है, जो करक होती है, मजबूत होती है, और एक उपास्थि होता है, यह एक उपास्थि के रूप में मतलब उप हड्डी के रूप में जान सकते समझ सकते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना दी गई है। यह एक केचुए की जो है कि गति के बारे में बताया गया है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम समझेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कान की जो हड्डी है उसमें किस प्रकार की अस्थि पाई जाती है, तो उसमें उपास्थि पाई जाती है। देख सकते हैं इसे कर्णपाली कहते हैं, कर्णपाली इसे कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये जो कान के जो निचले वाला भाग है गुद्दा जैसे लटका रहता है उसे कर्णपाली कहते हैं। कान के ऊपरी भाग में जो है उपास्थि पाया जाता है। कान के ऊपरी भाग में क्या होता है, तो उपास्थि पाया जाता है। ध्यान रखेंगे ये जो भाग होता है इसमें आप छू करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कान तो मुड़ भी सकता है, तो ये हड्डी कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ इसमें हड्डी होते हैं, इसे उपास्थि कहते हैं, इसे कर्णपालिका कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। केचुए, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है। केचुए के शरीर में क्या होता है, तो अस्थियां होती ही नहीं है, परंतु इसमें पेशियां होती है, यानी पेशियां होती है। मांसपेशी जिसको बोलते हैं पेशी वो होती है, जो मसल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो इसके शरीर को घटने और बढ़ाने में सहायता करती है। जो इसके शरीर को क्या होता है, घटने और बढ़ने में सहायता करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो कहता है यहाँ से कि केचुए वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। क्या करता है, तो अनपचे जो पदार्थ होता है मिट्टी जो खाता है उसको अनपचे रूप से बाहर निकाल देता है। और केचुए द्वारा यह किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे इस बात को, जिससे कि पौधे को फायदा होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, नेक्स्ट फैक्ट के रूप में यहाँ से है कि मछली का वह सिरा, मछली का सिर, देख सकते मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग के अपेक्षा पतला एवं क्या होता है, तो नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति को धारा रेखीय आकृति कहलाता है। देख सकते हैं मछली की आकृति किस प्रकार की होती है, तो मछली की आकृति धारा रेखीय होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट निकल के आएगा आपके सामने। सर्प का मेरुदंड, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। सर्प का जो क्या होता है, तो मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां, देख सकते हैं शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। शरीर की जो पेशियां हैं वह क्षीण एवं असंख्य होती है, बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, वह परस्पर क्या होती है, तो जुड़ी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्प है किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं चाहे वह दूर ही क्यों ना हो, लेकिन पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे को जोड़ी रहती है। इस बात को समझेंगे कि पूछा जा सकता है कि सर्प में, सांप में हड्डी होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर सर्प में किस तरीके की हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती है, तो असंख्य हड्डियां होती है। पेशियां इसमें क्षीण होती है, पेशियां नहीं होती है, यानी कि मसल्स इसमें नहीं होती है। और हड्डियां कितना होती है, शरीर में पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, यानी कि देख सकते हैं पेशियां असंख्य होती हैं एवं क्षीण होती हैं, थोड़ा थोड़ा होता है। देख सकते हैं इस बात को यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद देखें कि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से एक ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे, विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्या होते हैं, मतलब जो है कि विभिन्न भाग जो होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, यह क्या कहलाता है, तो यह विशेष अंग कहलाता है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि ये जो दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे, कौन दार्शनिक थे, तो अरस्तु ग्रीक के रहने वाले थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में इसमें इस पुस्तक में जो लिखी उन्होंने क्या लिखे, तो अपने आप से एक ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे, विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, यानी कि विभिन्न जंतुओं में विभिन्न भाग, विभिन्न प्रकार के भाग क्यों होते हैं, ये प्रश्न पूछे थे ये अरस्तु साहब अपने आप से। किस बुक में ये चर्चा लिखी गई है, तो गेट ऑफ एनिमल्स में लिखेंगे। पूछा जा सकता है कि गेट ऑफ एनिमल्स किसके द्वारा लिखा गया है, यह अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो यह ग्रीक के वैज्ञानिक थे, ग्रीक के जो दार्शनिक थे, वैज्ञानिक नहीं दार्शनिक थे, समझ सकते हैं आप इस बात को। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि योग की कई मुद्राएं ऐसी है जिसमें आप स्वयं
की वजन उठाते हैं, यानी कि योग में क्या करते हैं तो स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे कि अस्थियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचते हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का बीमारी है जो कि क्या करता है तो यानी जोड़ों में दर्द को उत्पन्न करता है, यानी कि समझने की जो अधिक उम्र के लोग हो जाते हैं, बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनमें यह अधिकतर देखा जा सकता है। इसमें हृदय भी देख सकते हैं, इसमें हृदय भी स्वस्थ रहता है। इसमें जो है यह इस प्रकार के जो योग करते हैं उसमें क्या होता है, हृदय भी आपका स्वस्थ रहता है और अधिक दक्षता से कार्य करता है। क्या करता है तो अधिक दक्षता से भी कार्य करता है। कुछ योग आसन जो कि जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देख रेख में की जाना चाहिए, यानी कि एक जो सकते हैं आप समझ सकते हैं यहाँ से कि अधिक दक्षता के कार्य करते हैं, जो कि कुछ योग आपका जो कर रहे हैं आप, वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति के देख रेख में किया जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर आप किसी भी चीज के लिए योग कर रहे हैं, अगर आप गलत योग कर लिए, आप उससे रिलेटेड योग नहीं किए, तो उससे अहम भूमिका, उससे जो है कि और खामियाजा भुगतने को देखने को मिल सकता है आपको। इसलिए कहा जाता है कि आप प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही आप योग करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो सारांश के रूप में देखने को मिलेगा आपको यहाँ से, सारांश के रूप में इसी चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पर पहला जो फैक्ट है, कहता है कि अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। अस्थि और उपास्थि दोनों मिलकर के मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाते हैं। यह शरीर का जो पिंजर होता है उसमें भी अस्थि और उपास्थि का उपयोग होता है और इसे एक आकृति भी देखा जा सकता है। इसे एक आकृति भी देखा जा सकता है, मतलब इसका एक आकृति होता है, संरचना होता है। कंकाल चलने में देख सकते हैं, कंकाल चलने में सहायक है। कंकाल जो है कि चलने में सहायक है और अतिरिक्त अंगों की सुरक्षा करता है। क्या करता है तो अतिरिक्त अंगों की सुरक्षा करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है कि मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला, देख सकते हैं श्रेणी मेखला तथा हाथों एवं पांव की अस्थियों से बना होता है। मानव कंकाल किस किस चीज से बना होता है तो खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, उसके बाद कंधे एवं श्रेणी मेखला से बना होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट है पेशियां के जड़े, पेशियों के जोड़े के एकांतर, देख सकते हैं कि एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियां गति कहलाती है। अस्थियां गति करती है, देख सकते हैं अस्थियां क्या करती है तो गति करती है, फैलने से क्या करती है तो गति करती है। नेक्स्ट है कि अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। अस्थियों की जो संधियां होती है वह अनेक प्रकार की होती है। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है कि उसमें किस प्रकार की संधि है। आगे बढ़ेंगे कि पक्षियों की दृढ़ मांसपेशियां तथा हल्के अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। देख सकते हैं पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फरफराकर उड़ते हैं। क्या कहते हैं पंखों को फरफराकर उड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। क्या करती है तो मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में क्या करती है तो तैरती है। आगे बढ़ेंगे तो सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाती है और भूमि पर वलयकार गति करता है, वह आगे की ओर फिसलता है, ध्यान रखेंगे। और बहुत सारी अस्थियां एवं उसमें जुड़ी पेशियां शरीर के आगे की ओर धक्का देती है। क्या करती है तो धक्का देती है। सर्प की किस तरीके से चाल होता है, किस तरीके से शरीर की उसकी संरचना होती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे तिलचट्टे के बारे में बताया गया कि तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर होता है, कठोर आवरण से ढका होता है, जो कि बाह्य कंकाल बनाता है। बाह्य कंकाल क्या होता है तो इसमें होता है तो तिलचट्टे में होता है, जिसमें उसकी शरीर और पैर को कठोर आवरण से ढके रहता है। और वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों के साथ जुड़ी होती है। जो वक्ष की पेशियां होती है वह क्या किस प्रकार से जुड़ी होती है तो 3 जोड़ी पैर के साथ और 2 जोड़ी पंखों के साथ जुड़ी होती है। तिलचट्टे को चलने एवं
उड़ने में सहायक होता है। यह क्या होता है? तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायक होता है। पूछा जा सकता है कि तिलचट्टे में कितने जोड़ी पंखें होती है? तो 2 जोड़ी पंख होती हैं और 3 जोड़ी पैर होते हैं, यानी कि 6 पैर होते हैं और 4 देख सकते हैं 4 पंख होते हैं। 2 जोड़ी यानी 4 पंख होते हैं। आगे बढ़ेंगे कि केंचुए की गति शरीर की पेशियां के बारी-बारी विस्तारण एवं संकुचन के कारण होता है। केंचुए की गति किस से होती है? तो उसकी जो पेशियां होती है उसके बारी-बारी विस्तारण एवं संकुचन के कारण होता है। शरीर की अध देख सकते हैं शरीर की अध सतह पर सूक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है। क्या होता है? इस सतह पर सूक देख सकते हैं सूक केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है। उसका जो अगला भाग होता है उसको सूक कहते हैं। केंचुए सतह पर सूक यानी कि पकड़ने में, उसे केंचुए के भूमि को पकड़ने में सहायक होता है। अध जो होता है वो। उसके बाद देख सकते हैं घोघा। घोघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोघा किससे चलता है? तो पेशीय पाद की सहायता से चलता है, यानी कि मसल्स पाद यानी मसल्स फुट के माध्यम से क्या करता है? तो चलता है घोंघा। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये सारी सारांश था इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि 8वां चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 9वां चैप्टर, जो कि आपको देखने को मिलेगा सजीव एवं उसकी विशेषताएं के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। थैंक यू।